अपील है कि हम सदन को आज के इसको चलाएं। अगर मैं सबसे पहले नाम पुकार रहा हूं प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली को। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। दो लाइनों से शुरू करना चाहूंगा कि सलीके से झूठ बोलना जब उनकी आदत में आ गया, हुआ यूं कि वो शख्स सियासत में आ गया। इस बजट के अंदर झूठ के अलावा, असत्य के अलावा कुछ नहीं था। और जिस प्रकार का प्रवचन यहाँ पे 3 घंटे, सवा 3 घंटे तक किया गया, वो मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल डायरेक्शन दी थी कि इतना पढ़ा जाए कि पूरे प्रदेश को लगे कि भाई पता नहीं कितना बड़ा बजट आ रहा है, पूरे प्रदेश में लगना चाहिए कि बजट आया है। लेकिन हालत ये थी कि 4-5 मंत्री तो उसमें अपनी नींद भी पूरी कर रहे थे। कई अखबारों में, टीवी पे फोटो भी डली है। ऐसा नीरस बजट, क्योंकि जो देश के अंदर पहला बजट 1860 में आया था, तब से लेकर आज तक ऐसा नीरस बजट प्रदेश की जनता ने कभी नहीं देखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद 202 से लेकर 206 तक राज्य के बजट से संबंधित है। और बजट जो शब्द है ये फ्रेंच भाषा के शब्द बूझ हेट से आया है, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। अब की बार तो वो थैला भी भगवा कर दिया। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देखते जाइए। आप कभी ऐसा समय आएगा, इस दिखावे के चक्कर में जो है ना, आप इस देश की रीति रिवाज, परंपराएं चेंज कर देंगे। ये बात कहना चाहूंगा। प्राचीन भारत में चाणक्य के अर्थशास्त्र से राज्य की आय, करों के माध्यम से खर्च, खजाना, लेखा जोखा, इन सब का विस्तृत जो है विवरण वहां से मिलना है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, आधुनिक समय की हम बात करें तो 1215 में ब्रिटेन के राजा बीच में 2 लाइनें याद आ गई, 2 ही आई ना, कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, कि आ बैठे हो पहली सफ में, कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, कि आ बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो सूरत नई नई है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी ये दौलत नई नई है। और मेरे लिए जो बात कर रहे हो ना, उस पे भी हाथ के हाथ ही दे देता हूं आपको, कि कितने सांचों में ढल के आए हैं, कि कितने सांचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं। तुम सिफारिश से जहां पहुंचे हो वहां हम चल के आए हैं, ये बताना चाहूंगा आपको। इसलिए मेरे को छेड़ो मत, नुकसान ही रहेगा। मैं आपसे बात कर रहा था कि आधुनिक समय में अगर बजट की बात करें तो 1215 में जब ब्रिटेन के राजा किंग जॉन ने मैग्ना कार्टा लागू किया, जिसमें सभी जर्नल बातों के नियम बने, उसमें राज्य का आर्थिक लेखा जोखा भी शामिल था और उसे बजट की आधुनिक अवधारणा माना गया। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि 1215 में मैग्ना कार्टा से लगा लें पूरे दुनिया के अंदर, और चाहे 2026 की हम बात करें, ऐसा नीरस बजट आज तक इतिहास में नहीं आया। और यहां तक की भी बात है
कि मुख्यमंत्री जी ने सुबह 9:30 बजे ही बजट का जो है थैला वित्त मंत्री जी को दिया ताकि वो पूरा उसका अध्ययन भी नहीं कर पाए। ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। अब क्यों हंस रहे हो? अब तो समझ गए ना, अब सही कह रहा हूं। माननीय, यहां महिला शक्ति की बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन महिला शक्ति के प्रति जो सरकार की मंशा है, महिला शक्ति ने बजट पढ़ा, वित्त मंत्री हमारी महिलाएं, और यहां बजट के बारे में क्या तुलना की गई? एक बीजेपी के माननीय सदस्य के द्वारा जिस प्रकार की बातें कही गई, मैं कहना चाहूंगा आप सब भी उसके भागी हैं कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। वो माननीय सदस्य बोलते रहे बजट के बारे में, इसकी तुलना बेटा और बेटी से करते रहे। क्या यही महिला सम्मान की आप बात करते हैं? यानी इसको भी, और मैं देख रहा था आप सब लोग बैठे बैठे हंस रहे थे इस बात पे। ये आप लोगों की सोच है महिलाओं के प्रति? यानी मैं भी 2 बेटियों का बाप हूं, कल बच्ची को विदा किया है, तो बेटा और बेटी में फर्क करते हैं आप? फर्क करते हैं आप लोग? ये स्थिति आप लोगों की। मैं समझता हूं जहां हम जिस पवित्र सदन के अंदर आने वाली पीढ़ी के लिए नियम कानून बनाते हैं, इतिहास लिखते हैं, पुरानी जो कमियां उनको दूर करने की बात करते हैं, और उसी सदन में अगर इस प्रकार से बेटियों को बेटों की तुलना में कमजोर बताया जाए, तो मैं समझता हूं मुझे शर्म आती इस बात पे। ऐसे विचार भारतीय जनता पार्टी के विधायक के, और आपके विधायक और मंत्री इस बात पे हंस रहे थे। मुझे इस चीज को लेकर बड़ा दुख है। ये बात माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लाडो प्रोत्साहन योजना में आपने कहा कि 2-2 लाख रुपए डालेंगे अलग अलग किस्तों में। ये तो पूरी लंबी चलती योजना। ऑर्डर निकाल दिया आपने ऑर्डर निकाले 1.5 लाख के। आपने बच्चियों को स्कूटी देने की बात थी, क्या आज तक आप स्कूटी बांट चुके हैं? अभी तक तो आपका टेंडर भी नहीं हुआ है। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। आपने कहा था कि शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण को 50% करेंगे, उसके बाद आपने भर्ती निकाल दी, आपने कर दिया 50%। और जब घोषणा की तो महिलाओं को बुला के धन्यवाद भी लिया है सीएम हाउस में। पर अब की बार एक नई बात हुई, बजट के बाद में माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी को कोई धन्यवाद देने नहीं गया। ये इस बजट की नीरसता दिखाता है। मैं तो आपका सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक किया, मैंने कहा भाई कर्मयोगी हैं, 12 बजे बाद तक काम करते हैं, तो हो सकता है कोई लेट सवेर भी धन्यवाद देने गया हो, लेकिन बजट के बाद कोई धन्यवाद देने वाला नहीं मिला। हाँ, जिस दिन आपकी स्पीच थी उस दिन मैं रात को घूम रहा था, तो एक माननीय यहाँ के पूर्व सदस्य वहाँ जरूर मेरे को रात को 11:30 बजे गाड़ी से निकलते नजर आए थे। तो धन्यवाद दे के आए या टिप्स दे के आए वो तो आप बता सकते हैं। ये बात मैं कहना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय। आपकी पार्टी जो है बिहार महाराष्ट्र में, अभी आसाम में भी घोषणा की है, कहीं 10,000 कहीं 20,000 महिलाओं के खाते में डाल रहे हो, तो अपने यहाँ क्या दिक्कत है? यहाँ भी तो डबल इंजन की सरकार है, हमारी भी तो माताएं बहनें हैं। तो क्या ये चुनाव से 3 महीने पहले 4 महीने पहले डालेंगे या अभी डालेंगे? ये तो आप डाल रहे हो, ये आप डाल रहे हो, तो ये डालने दीजिए, आप शुरुआत करिए। यहां भी बीजेपी की सरकार में यहाँ की मंतर नहीं होना चाहिए, ये मैं निवेदन करता हूं। और अगर आप चुनाव से 3 महीने पहले ये पैसे डालने का काम करेंगे तो याद रखना उस दिन हम फिर आपसे पूछेंगे कि ये पैसे आप सिर्फ वोट लेने के लिए डाल रहे हैं इनके खाते में, आपको महिलाओं के सम्मान से कोई मतलब नहीं।
और बिना पैसे के लखपति बनाने का खेल तो आपके यहीं से हमने देखा है। ऐसे तो मेरे को लगता नहीं कोई बचेगा। यानी बिना लाख रुपए दिए आप लखपति कैसे कर दोगे? किसी को लाख रुपए उधार दो या उसके खाते में डालो तभी तो लखपति होगा। आप सीधा ही लखपति। बहुत बढ़िया। ऐसे तो ये पूरे देश के जो है ना गरीबी खत्म हो जाएगी। एक ऑर्डर निकाल दो सबको। कमाल है, कमाल है। बच्चियों की आपने उड़ान योजना तक भी आपने बंद कर दी। ये बात कहना चाहूंगा। मैंने एक कविता बनाई है, पिछली बार भी मैंने बनाई थी, फिर आपने उसका जवाब भी दिया था। अब की बार कुछ बनाइए, देखो आप लोगों की समझ में आए तो। जो राजस्थान के हालात हैं उसको देखते हुए कि आओ जनता तुम्हें दिखाएं बदहाली राजस्थान की, इस बजट ने कमर तोड़ दी हर एक आम इंसान की। ये देखो ये बजट है जिसको इन्होंने खोला है, राहत के नाम पर केवल वादों का डिब्बा बोला है। ना पेट्रोल सस्ता हुआ न डीजल के दाम घटे, महंगाई के चक्रव्यूह में आम आदमी फंस के लुटे। डबल इंजन की सरकार है बस नाम और गुमान की, आओ जनता तुम्हें दिखाएं बदहाली राजस्थान की। ये देखो ये सरकार है, 2 साल का जश्न मनाती है, पर इनसे पूछो क्या काम किया तो चुप्पी ही रह जाती है। संकल्प पत्र के पन्नों में सपनों का अंबार था, हर घर खुशहाली होगी ऐसा प्रचार था। खुल गई पोल दावों की, हर झूठे ऐलान की, आओ जनता तुम्हें दिखाएं बदहाली राजस्थान की। कहां गई वो लाखों नौकरियां? इस पूरे बजट में एक नौकरी का जिक्र नहीं है। कहां गई? कहां है? आपने कहां पढ़ लिया? बता दो कौन से पन्ने पे ना, आप बताओ ना, बता दो मैं तो बैठ जाता हूं। कहां गई वो लाखों नौकरियां? कहां गया रोजगार? भर्ती कैलेंडर में उलझाए हर एक नौजवान बेकार। OMR घोटाले की बात अभी तक हवा में उड़ती जाती है। सच की हर एक कॉपी जैसे आग में झोंकी जाती है। पेपर लीक की गलियों में फिर फुसफुसाहट होती है। जांच के नाम पे खाना पूर्ति फिर फाइलें ही होती हैं। कौन सुने अब पीड़ा यहाँ हर बेरोजगार जवान की, आओ जनता तुम्हें दिखाएं बदहाली राजस्थान की। ये देखो अखबार सवेरे चीख चीख कर रोते हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं यहाँ, हाकिम कैसे सोते हैं। हर दिन एक नई खबर दिल को दहला जाती है। कानून व्यवस्था की हालत सवाल उठाती जाती है। शांति का प्रदेश का होया अब सियासी शमशान की, आओ जनता तुम्हें दिखाएं बदहाली राजस्थान की। CM डिप्टी CM की खींचतान में कुर्सी ही भगवान बनी, जनता रोती रह गई, सत्ता की पहचान बनी। अंदर तलवारें खिंची हुई, बाहर प्रेम दिखाया जाता है। राज चलाना भूल गए, बस कुर्सी को बचाया जाता है। ये शासन नहीं तमाशा है सत्ता के व्यापार की, राज धर्म सब भूल गए, बातें बस कुर्सी के प्यार की। आओ जनता तुम्हें दिखाएं बदहाली राजस्थान की। आप ही चला रहे हो क्या तो बता बता के? CM साहब सक्षम है, इसमें पर्ची की जरूरत नहीं है। अन्नपूर्णा की थाली छीनी, रसोई का चूल्हा ठंडा है। पशु बीमा की ढाल हटाई, किसान अब अभागा है। चिरंजीवी का नाम बदला पर राहत आदि रह गई। नाम बदलकर क्या होगा जब दवा ही कम पड़ गई। योजनाएं तो जीवन थी उनको भी विराम दिया। पुरानी तस्वीरें फाड़ी पर नया कुछ ना काम किया। आंकड़ों की बाजीगरी है, सच्चाई परेशान सी। आओ जनता तुम्हें दिखाएं बदहाली राजस्थान की। कर्ज बढ़ा पहाड़ से ऊंचा, ब्याज ही सब खा जाता है। राजस्थान का भविष्य जैसे गिरवी रखा जाता है। राइजिंग के नारे गूंजे पर ग्राफ नीचे जाता है। सच की धूप में जुमला कागज सा जल जाता है। किस किस से किया MOU, किस किस से किया MOU, ये कोई नहीं बता पाता है। पता नहीं 35 लाख करोड़ का निवेश कहां कहां जाता है। फ्लॉप शो आयोजित कर कम की शान राजस्थान की। आओ जनता तुम्हें दिखाएं बदहाली राजस्थान की।
अब एक पुरानी यादें और कर देता हूं, बुरा मत मानना मुख्यमंत्री जी। कहते हैं 2 साल हमारे 5 साल पे भारी हैं, अंता की हार बता रही है, ये बातें बस सरकारी है। कीचड़ में पत्थर कहना था, पत्थर में कीचड़ बोल गए। दशहरे पर बुराई हरनी थी, बुराई का साथी तोल गए। सत सत अकाल कहकर भावों का मान बिगाड़ गए। किसे देनी थी श्रद्धांजलि, वो भी मंच पे भूल गए। शब्दों में ऐसे उलझे नेता, कैसे दे पहचान जी। नेतृत्व जब मजाक बने, समझो हालत जहान की। आओ जनता तुम्हें दिखाएं, झांकी हिंदुस्तान की, झांकी राजस्थान की, झांकी राजस्थान की। ये बात कहना चाहूँ। ये कब से लिखना शुरू किया? ये जो आपने दिया था वही तो है सर, अलग थोड़ी पढ़ा है मैंने। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं सदन का समय आज की कार्यवाही, आज की कार्यसूची समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया जाए। सदन की कार्यवाही पूरी होने तक समय बढ़ाया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ भी असंसदीय होगा तो उसे निकाल दिया जाएगा। निकाल देंगे। कुछ भी माननीय सदस्य, कुछ भी असंसदीय होगा, मर्यादाहीन होगा, निकाल दूंगा। यही तो बोला है, विधानसभा में ही तो बोला है, मैंने कोई अलग से थोड़ी कहा है। चलिए, इनको मंत्री का दर्जा दे दो साहब, मंत्री का दर्जा दे दो, हम तो साथ हैं। अरे माननीय सदस्य, आपके वित्त मंत्री बोलने वाली हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये तो चाहते हैं कि ये इतना खलल डालें कि वित्त मंत्री जी के भाषण में भी खलल हो, इसलिए तो ये कर रहे हैं। वित्त मंत्री जी ने कहा कि इनका ये जो बजट है ये अनुशासन का बजट है, और आपने हमारे लिए कहा कि पूरा जो वित्तीय कुप्रबंधन था वो कुप्रबंधन पिछली सरकार के समय में हुआ, ये आपने कहा। और आपने अपनी बजट रिप्लाई में मेरे भाषण पे कहा था कि आपने गलत आंकड़े दिए। तो मैं आपको चुनौती देता हूं कि मेरे उस भाषण में और आज के भाषण में एक भी आंकड़ा गलत हो तो आप यहां सदन के अंदर उस चीज को लाके बता सकते हैं। आपने एक और नई बात कर दी, आपने कह दिया कि पिछले बजट में तो 2030 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। उससे पहले आपने 28 का कहा था, और अब की बार आपने कह दिया कि 2047 तक $4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। तो ये हकीकत बात है, मैं तो अध्यक्ष जी ये समझा नहीं 4.3 ट्रिलियन डॉलर में कितनी राशि बनती है। अगर आप लोग समझते हैं तो कोई बता दो तो मैं बैठ जाऊं, जिससे कि मेरे भी ज्ञानवर्धन हो जाए। आप बैठो मत, आपको ज्ञान करा देंगे। नहीं बैठूं, नहीं, मैं वाकई में हकीकत है, मैं खुद जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरे को खुद ही नहीं पता। आप बता दो कितना पर तो ये नहीं बता पाएंगे। अध्यक्ष जी, मैं यही पूछना चाहता हूं, कितनी सी राजस्थान की जनता है जिसको पता है कि भाई 4.3 ट्रिलियन डॉलर, और डॉलर का भी क्या भरोसा, जब 10 साल में ही 56 से 90 पे ले आए तो 47 में डॉलर कितना चला जाएगा। तो यहाँ के लोगों को क्या पता। आप इंडियन में बोलो, राजस्थानी में लिख दो, हिंदी में लिखो, कुछ तो पता तो चले हमें भी कि क्या अर्थव्यवस्था आप बना रहे हो। आपने 24-25 में आपका बजट अनुमान था 17,81,078 करोड़ का, और फिर आप आरी में गए तब आपका आया 17,04,339 करोड़, यानी कि आपकी जो जीएसडीपी थी बजट अनुमान से 76,739 करोड़ कम रही। फिर अगले साल में आ जाओ 25-26 में, इसमें भी आपका अनुमान था 19,89,000 करोड़ रुपए, और फिर आरी में गए तो 18,75,413 करोड़ रुपए, यानी इसमें भी आप पीछे रह गए। और
ये राशि लगभग हो जाती है 1,13,587 करोड़, यानी 6% की भारी गिरावट। इसको कहां से पूरा करेंगे आप? यानी कि जो बजट पहले बनाते हो तो ये जो सपने दिखा देते हो और फिर बाद में पूरे करते नहीं। इसका अर्थ तो यही हुआ ना भाई, बजट में आपने जो घोषणाएं की उनमें से 1,13,587 करोड़ तो इस बजट के और इतने लगभग पिछले बजट के। तो ये सिर्फ गुमराह करने के लिए आपने आंकड़े बनाए। और अब की बार जो आपने जो तय कर दिया इसमें कि 21,52,100 करोड़ का, यानी कि पिछले 2 बजट में लगभग 2 लाख करोड़ पीछे हो। और इस साल क्या दुर्गति होगी ये तो समय ही बताएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये आंकड़े पेश करना बंद करो, हकीकत के नजदीक रहो। मुख्यमंत्री जी हकीकत के नजदीक रहें। हम ज्यादा दिखावा, बजट में घोषणाएं, फिर दिक्कत ये होती है कि बाद में 25% घोषणाएं तो शुरू ही नहीं हो पाती हैं। जो समय निकल गया 25 शुरू नहीं हुई और जो है 50 आपकी अदर झूल में है और 25 ही पूरी हुई है। तो आप बताओ कितने नंबर दोगे? आपसे ही कहता हूं मैं तो। आपने 2 साल में जो बजट दिया उसकी 25% घोषणाएं पूरी हुई, 25 शुरू नहीं हुई और 50 आपकी चल रही है। उनकी क्या स्थिति आप ही जानो। तो फिर ऐसा बजट क्यों लेके आए जो हमारी घोषणाएं पूरी रही? ये बात मैं कहना चाहूंगा। हमने कहा था कि हम जो है 2025 तक 15 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था को बनाएंगे। तो हमने ये जो लक्ष्य है 24 में ही पूरा कर लिया था। ये बात मैं कहना चाहूंगा, ऐसी होनी चाहिए स्थिति। इसी प्रकार से जो राजकोषीय घाटा है 24-25 में 3.9% था, लेकिन पहुंच गया 4.1%। फिर आपने कहा भाई इसको डाटा मैनेज करें, यही काम किया है। लेकिन आरई में जब 25-26 का बजट पेश हुआ तो फिर बढ़ के 4.1% हो गया। और इस प्रकार पहले ही बजट में आप 0.2% से चूक गए। इसी बजट में आपने बहुत बड़ा जोर दिया था कि ये जो है वित्तीय अनुशासन है। ये वित्तीय अनुशासन है या राजकोषीय घाटा है? ये मैं पूछना चाहता हूं, इसका आप जवाब दे देना आप जब बोलें जब। इसी प्रकार से 25-26 के बजट में जब बीई के अंदर वित्त मंत्री जी ने 4.3% रखा, 84,644 करोड़, और बताया 3.9%। तो परसेंटेज कौन निकालता है? राशि का परसेंटेज ही कम लिख दिया, कमाल है। और इसी प्रकार से चालू वित्त वर्ष 25-26 का संशोधित राजकोषीय घाटा भी 3.7% रहने का अनुमान बता दिया आपने और ताली बजवा ली। ये तो आएगा रिजल्ट बाद में, आपके अनुमान से थोड़ी चलेगा। और कागजों पे घाटा तो कम हो रहा है और वैसे ज्यादा हो रहा है, और खर्चों के अंदर जो कटौती हो रही है वो आपके सामने है। 25-26 में कैपिटल आउटले के लिए 53,686 करोड़ रुपए आवंटित किए थे आपने, और उसको संशोधित करके आरई के अंदर आपने 38,288 करोड़ कर दिया। यानी कि राजकोषीय घाटा कम दिखाने के लिए विकास कार्यों में 28% की कमी कर दी आपने, 28% की। और अपनी आय का बजट जो है अनुमानों से 18% कम रहा है आपका ही। यानी आप अपने वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हो, ये हकीकत है। 26-27 में राज्य का कुल बकाया कर जो जीएसडीपी का 36.2% होने का अनुमान है, वो 15वें वित्त आयोग द्वारा 25-26 तक सुझाई गई सीमा 29.5% से काफी अधिक है। 2019 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी ना, तब 3,54,000 करोड़ रुपए का कर्ज हमें विरासत में मिला था, और कोविड जैसी स्थिति रही, और केंद्र सरकार में डबल इंजन जो था वो दूसरा था, गांव वाला डबल जो है वो दूसरी तरफ चलता था, कोई सहयोग नहीं मिला। उसके बावजूद भी जब आप लोगों को हमने सत्ता सौंपी तब कर्जा था 5,70,000 करोड़ रुपए। यानी 3 साल कोविड भी हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद 5 साल में हमने 2,26,000 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार ने लिया। और आप कह रहे हो
कि हमें विरासत में 5,70,000 करोड़ का कर्जा मिला है, तो अब तो डबल इंजन की सरकार है, इस कर्जे को कम करते। कितना कम किया आप? मैं बताता हूं आपने कितना कम किया है। आपने पहले ही साल में 70,042 करोड़ रुपए लिए, दूसरे साल में आपने 72,493 करोड़ रुपए लिए, और अब तीसरे साल में 79,493 करोड़ रुपए आप कर्जा ले रहे हो। यानी 3 साल में ही आप 2,22,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेने जा रहे हो। तो ये काम तो आप सही कह रहे हो कि जो काम हमने 5 साल में किया वो आपने 2 में ही कर दिया, तो कर्जा लेने वाला काम तो आपने कर दिया 2 में। ये बात तो मान लो। यही असली आपका जो बार बार अब मेरी समझ में आ गया कि आप बार बार क्यों कहते थे कि जो हमने 5 साल में काम किया है वो आपने 2 में कर दिया। तो कर्जे लेने वाला काम तो कर दिया, क्योंकि चार्वाक दर्शन का एक प्रसिद्ध श्लोक है कि यावत् जीवेत सुख जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मी भूतस देहस पुनरागमन कुतः। यानी कि शुद्धि बोल रहा हूं, मुख्यमंत्री जी से शुद्धि बोल रहा हूं। यानी जब तक जियो सुख से जियो, चाहे इसके लिए कर्ज क्यों नहीं लेना पड़े, और एक बार शरीर में भस्म हो जाने के बाद पुनर्जन्म कहां मिलता है? बोलने से शरीर भस्म हो जाना। हाँ तो इधर बताओ पहले। इसलिए आपको पता है कि अगली बार भाई कांग्रेस आएगी, हमें तो जाना है, इतना कर्जा छोड़ जाओ, ये जाने ऋण का काम जाने। ये बात मैं कहना चाहूंगा। आपने 25-26 में कुल खर्च का लक्ष्य रखा 5,37,000 करोड़ रुपए, पर यह भी आपका 4% ऊपर निकल गया। और ये इसलिए नहीं बढ़ा खर्चा कि आपने कोई सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ा दी या आपने कोई बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, इसलिए नहीं। ये इसलिए कर्जा लिया है जो आपने कर्जा चुकाने के लिए, जो कर्ज लिया है ना, उसको चुकाने के लिए 26% राशि एक्स्ट्रा खर्च करनी पड़ी। ये बात आपको बता। नेट एक्सपेंडिचर जो 3,80,000 करोड़ रुपए होना था वो 3,60,000 करोड़ ही हुआ। इसमें भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो केवल 2% की कमी लाकर 3,25,000 करोड़ से 3,18,000 करोड़ रुपए हुआ। पर जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी बात कर रहे हो ना, उसके खर्च के भी कैपिटल आउटले में 27% की कमी हुई है, 27% की। और राज्य सरकार किसको इतने लोन दे रही है कि 25-26 में 384 करोड़ रुपए का लोन लेने का लक्ष्य था, जो आपने 4 गुना बढ़ाकर 1,527 करोड़ रुपए दे दिया। क्या चक्कर है ये? और आपने कहा कि मैं जब दिल्ली जाता हूं ना तो कुछ ना कुछ लेके जाता हूं। आप तो जाते थे सरकार बचाने के लिए, और मैं जाता हूं राजस्थान के लिए पैसे लाने के लिए। अभी बता रहा हूं कितनी सच्ची है। आप गए तो सास की स्कीम में ब्याज मुक्त सेंट्रल कैपेक्स लोन 25-26 में 15,000 करोड़ रुपए का अनुमानित था, पर आपको मिला कितना? 9500 करोड़, यानी कि 5500 करोड़ रुपए कम लेके आए हो। ये बताना चाहूंगा जो आप लेके आ रहे हो ना दिल्ली से। 25-26 के बजट में जो केंद्रीय कर हैं उनमें आपको 85,716 करोड़ रुपए मिलना था, और आप लेके आए 83,940 करोड़ रुपए, यानी कि 2,000 करोड़ रुपए कम लेके आए हो दिल्ली जाके। ये मैं आपको बताना चाहूंगा। गले में कम थे तो फिर तीसरी बार फिर गए आप, और जो ग्रांट और एड भारत सरकार से आपको मिलनी थी 39,193 करोड़ रुपए, वो आप लेके आए 37,910 करोड़ रुपए। ये भी जो है आप कम लेके आए। इसी प्रकार से खुद के टैक्स जो आपको खुद ही वसूलने थे
उसमें भी स्टेट जीएसटी में 3%, वैट में 9%, एक्साइज में 4%, व्हीकल टैक्स में 3%, बिजली के टैक्स में 2%। यानी आप स्टेट में ही पूरा कर नहीं ले पा रहे तो दिल्ली वाले क्यों देंगे आपको? यानी घर में तो आदमी मजबूत हो जब तो उनसे लड़े। पर ये डबल इंजन बस कहने को यही बात कहना चाहूंगा। यानी आमदनी 98, खर्चा रुपया, वाह भाई वाह। जो नेट रिसीव आपको होनी थी 2,95,000 करोड़ की, वह हुई 2,87,000 करोड़ रुपए की। और आप कह रहे हो बार बार कि इतनी सरकारी नौकरी दे दी, इतनी सरकारी नौकरी दे दी। सच्चाई यह है कि सैलरी देने के लिए आपने 25-26 के बजट में 83,775 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और सैलरी दी कितनी? 79,689 करोड़ रुपए। यानी सैलरी भी पूरी नहीं दे पाई। ये हालत आपकी है तो आपके आंकड़े खुद ही बता रहे हैं। और आपने जो कर्ज लिया है उसके ब्याज में आपने 42,961 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। तो ये बजट तो ऐसा रहा है कि इधर से कर्ज ले और उसका ब्याज दे और इसी में काम कर दो। 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि उड़ान वालों, उड़ान में दम रखो अपना, जो पर उधार के हैं वो कभी भी गिर सकते हैं। सलीका जिनको है हवाओं से तैरने का हुने, क्या डर है हवा के रुख कभी भी बदल सकते हैं। इसलिए आप डरो मत मुख्यमंत्री जी, जम के काम करो, बार बार दिल्ली जाना बंद करो, क्योंकि दे भी नहीं रहे कुछ। आपने कह दिया कि मैं बहुत कुछ लेके आ रहा हूं, फिर भी नहीं दे रहे। सबसे बड़ी बात, हाई कोर्ट से फटकार लगी। माननीय मंत्री जी, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई आप लोगों को कि जो बजट एजुकेशन के लिए 20,000 करोड़ होना चाहिए था, आपने 2,000 करोड़ रुपए दिया है। इससे गंभीर बात क्या हो सकती है? क्या स्थिति है प्रदेश के स्कूलों की? ऊंट के मुंह में जीरे वाला काम आप कर रहे हो और बातें करो तो बड़ी बड़ी। यानी कि आपके लिए बच्चों की एजुकेशन कोई प्रायोरिटी नहीं है। बच्चे वहां दब के मर गए थे, आप गए भी नहीं उस जगह। ये बहुत गंभीर बात है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने पिछले वित्त वर्ष में बजट का 18.2% आपने एजुकेशन पे खर्च किया और इस बार यानी एजुकेशन का बजट कम कर दिया। अध्यक्ष जी, एजुकेशन का बजट कम कर दिया, जिसके लिए बजट की जरूरत थी, नहीं बना पाए। और आपने 18.2 से कम करके इसको 17.1% कर दिया। ये हालात आपकी सच्चाई है कि आपकी एजुकेशन के प्रति क्या सोची, ये बात मैं बताना चाहूंगा। मंत्री इसी को रखना पड़े। और यही कारण है कि 1.5 लाख से ज्यादा पद रिक्त है राजस्थान के अंदर स्कूलों के। और आपने कहा था कि पहले वर्ष के अंदर एजुकेशन की हम सारी भर्तियां पूरी करेंगे। कब पूरी करेंगे आप? आधा समय निकल गया आपका। सिर्फ गुमराह करना है, करते रहो। दूसरी बात आती है मेडिकल की। मेडिकल के अंदर राजस्थान का हेल्थ मॉडल जो है पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर मशहूर था। लोग देखने आते थे, भारत सरकार के लोग आते थे, गुजरात मॉडल वाले भी राजस्थान देखने आते थे। लेकिन हुआ क्या? चिरंजीवी का नाम बदल दिया। बदल दो, कोई दिक्कत नहीं, नाम तो सारे बदल रहे हो आप। भामा साहब 5 लाख की थी, हमारी चिरंजीवी 25 लाख की है। नहीं, भामा साहब के चक्कर में ही नहीं पड़े हम। फिर आप बात कर रहे हो भामा साहब जो है कोई आप लोग भी तो बोल रहे हो, दोनों पक्ष चुप हो जाओ तो करें। उधर भी देखो, अब सब बोल रहे हैं और रोहित भी बोल रहा है, आप भी बोल रहे हो। आप भी चुप रहो तो मैं इनको भी चुप, आप भी चुप। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है साहब। एजुकेशन मंत्री तो जो है राम कथाओं में इनमें लगे हुए हैं, तो उनने तो ध्यान दिया नहीं तो कम हो गया। पर मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वो आप इस बजट का जरूर ध्यान रखें। आपका बजट जो है 8.4% था, उसको घटा के 8.1% कर दिया है। और यही कारण है कि आरजीएचएस का भुगतान नहीं हो रहा। लोगों ने दवाई देनी बंद कर दी। पेंशनर्स को, गरीबों को, बुजुर्ग लोगों को विटामिन की सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती थी, वो आपने बंद कर दी। कमाल ही कर दिया। यानी कि क्यों अपनी स्कीमों को हम कमजोर करना चाहते हैं? हेल्थ और एजुकेशन, इनका बजट तो बढ़ना चाहिए।
और तीसरा जो नंबर आता है वो हमारे एग्रीकल्चर का आता है। आपके घोषणा पत्र का पहला पन्ना था तो आपने तो तय कर रखा था, और मेरे को तो ऐसा लगता है कि आपको एग्रीकल्चर का बजट कम करना था तो बैलेंस करने के लिए शिक्षा और चिकित्सा भी साथ जोड़ दिया। यानी कि ऐसी सरकार मैंने नहीं देखी अध्यक्ष महोदय कि पेंशन समय पे नहीं दे माने नहीं, यूरिया डीएपी समय पे नहीं मिले माने नहीं। क्या स्थिति रही है पूरे साल? 12,000 किसान सम्मान निधि का वादा किया, नहीं दिया। 2700 रुपए गेहूं खरीद का वादा किया, नहीं दिया। और 150 रुपए बोनस की बात कर रहे थे, कितने किसानों को दिया है बता देना जरा, पता चल जाएगा जनता को भी। 1.5 लाख किसानों को 150 रुपए दे दिए और उसका बखान कर रहे हैं कि हम तो 150 रुपए बोनस दे रहे, सिर्फ दिखावे के लिए। आपने एग्रीकल्चर का जो बजट है वो भी पिछली बार 4.6% था माननीय मंत्री जी, अब की बार 4.5% कर दिया है। ये भी आपके डिपार्टमेंट का बजट कम कर दिया है। यानी आप एजुकेशन, हेल्थ और किसान ये आपकी प्रायोरिटी नहीं है, और एक भी भर्ती की घोषणा नहीं है तो युवा भी आपकी प्रायोरिटी नहीं है, और SC ST इनकी भी कोई प्रायोरिटी नहीं है, OBC की भी प्रायोरिटी नहीं है, कहीं भी कोई नाम नहीं है। दिव्यांगजनों का कहीं कोई नाम नहीं। स्कूटी मिलती थी पिछली बार, मैंने निवेदन किया तो आपने बाद में दी पर थोड़ी कम दी। कम से कम जितनी स्कूटी हम बांटते थे इतनी तो आप दे दो। अब तो डबल इंजन है दिव्यांगजनों के लिए। आपने बता दिया, अच्छा किया आप मुख्यमंत्री जी को बताना जिससे कि ये बता पाए। इसी प्रकार से जो सबसे गंभीर विषय है वो मैं बात करना चाहूंगा 16वें वित्त आयोग की तरफ। वहां की जो सिफारिशें हुई वहां राजस्थान के साथ घोर अन्याय हुआ है जी। डबल इंजन का ढोल पीट रहे हो ना, उसने राजस्थान की आर्थिक रफ्तार को पीछे धकेल दिया है। हमारे समय हम तो विपक्ष में थे, उसके बावजूद भी राजस्थान को जो हिस्सा मिलता था वो कम नहीं होने दिया, कुछ ना कुछ बढ़ा के आया था। और आपके होने के बाद में पहले जो 5.5% था उसको हमारे समय में 6.03% किया। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आप लोगों की कमजोर पैरवी की वजह से 16वें वित्त आयोग ने इसको घटाकर 5.93% कर दिया। यही है डबल इंजन, यही दिल्ली जा रहे हो आप, इसलिए दिल्ली जा रहे हो, बजट लेके आ रहे हो। आगे 1700 करोड़ का कम पड़ेगा, 1700 करोड़ रुपए कम मिलेंगे राजस्थान को, राशि बता दी है, और कुछ पूछ लो। और इसी प्रकार से ये जो दोनों बजट में 2-2 हजार करोड़ रुपए मैंने पहले बताया जो कम आए, और 1700 हो गए, 3700 करोड़ रुपए कहां से लाओगे? किस किस जेब में से निकलेंगे? राजस्थान की जनता पे टैक्स लगाओगे और कहीं से थोड़ी ना आएंगे। यानी आप लोग राजस्थान की पैरवी नहीं कर पा रहे हो, ये बात मैं कहना चाहूंगा। आपको बताना चाहिए था कि राजस्थान का भौगोलिक जो स्टेटस है उसमें राज्यों के अलग राज्यों में बहुत अंतर है। आज हम जिस प्रकार से जितनी भी योजनाएं चलाते हैं, चाहे सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, हमारा खर्चा अन्य राज्यों से ज्यादा आता है, पर कमाल है। इसी प्रकार से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे सदन की तरफ से सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाए कि राजस्थान के साथ जो अन्याय हुआ है इस पे पुनर्विचार करे और इस राशि को बढ़ाने का काम करे। ये बात मैं कहना चाहूंगा। इसमें तो समर्थन कर दो, बढ़ना चाहिए। आपने पत्रकार देख रहे हैं, आपने वादा किया कि IIT की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थापित करेंगे, कर दिया आपने। यानी पहले एक जो इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा था उसका नाम बदलकर RIT कर दिया।
ये तो वही बात कर दी जो एक व्यक्ति जो है एक नेम प्लेट पे लाइट लगा रहा था, तो उससे पूछा भाई क्या कर रहे हो? बोले मेरे पिताजी की नेम प्लेट लगी हुई, इसको बल्ब लगा के रोशन कर रहा हूं। तो वो नाम रोशन करना ऐसे नहीं होता, जैसे आप नाम रोशन कर रहे हो ऐसे नहीं होगा, ये बात मैं कहना चाहूंगा। इसी प्रकार से आपने वादा किया बच्चों से 1200 रुपए देने का, तो 1200 की जगह आपने 600 ही दिए, और 600 भी SC ST और BPL को, यानी कि OBC और जनरल कास्ट आपने दोनों को ही छोड़ दिया, और 1200 की जगह आपने 600 ही दिया। और इस बजट में आपने कहा है कि 250 करोड़ रुपए में 40 लाख बच्चों को ड्रेस दोगे, यानी कि 625 रुपए में एक ड्रेस आएगी, 2 ड्रेस आएंगी 625 रुपए में। मैं देता हूं 625 रुपए, आप सिलवा के दिखा दो मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी से पूछता हूं, आप सिलवा दो 625 रुपए में 2 ड्रेस, कपड़े सहित सब कुछ आ गया। आपने संकल्प पत्र में वादा किया कि जोधपुर में फूड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे, कोई घोषणा नहीं आज तक। संकल्प पत्र में लिखा कि प्रदेश का पहला एविएशन विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे, अभी तक कुछ नहीं। आपने, हमारी सरकार ने दिव्यांगों के लिए जयपुर और जोधपुर में दिव्यांग यूनिवर्सिटी शुरू करने की शुरुआत की थी, आपने अघोषित रूप से बंद कर दिया। उनको शुरू कराइए, पहली यूनिवर्सिटी बनी है दिव्यांगजनों के लिए, ये निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा। इसी प्रकार से हमने 7 नई सरकारी यूनिवर्सिटी और 2 डीम्ड यूनिवर्सिटी लाइक इंस्टीट्यूट 5 साल में स्थापित किए। आपने 2 साल में एक भी खोला हो तो बता दो, एक भी, और फिर कह रहे हो बराबरी करो आप 5 साल और 2 साल की। पता नहीं किस चीज की कौन सी किताब रख दी, किस कौन से आंकड़े कहां से लाए हो, किस पे चर्चा कराओगे भी, आया कमाल है। मैं ये कहना चाहूंगा, ये जनता है, ये जनता है, जिन हाथों ने शक्ति भरी है ना, जिन हाथों ने शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन हाथों में ताकत भी है तख्ता पलट देने की। इसलिए ज्यादा वहम में मत रहो, ज्यादा वहम में मत रहो, तख्ता कभी भी पलट सकता है। अरे उधर ही बात करो ना, उधर बोलते हो तो चुप रहते हो, आपने इधर बोलता है तो एकदम से बोल पड़ते हो, ये दोनों पक्ष चुप रहो। आपने, हमारे समय में लोकतंत्र मजबूत था, ऐसा थोड़ी चलेगा अध्यक्ष जी, हमारे समय में लोकतंत्र मजबूत था, कर्मचारी अपनी बात सीधे जो है मुख्यमंत्री से कह सकते थे। कोई बात नहीं, लेकिन आपकी सरकार में कर्मचारी बड़े दुखी हैं। बजट में देख रहे थे कि हमें क्या मिला है, 8, 16, 24, 32 के प्रमोशन की बात करते थे, पर अब जिक्र ही नहीं। OPS पे कोई जिक्र ही नहीं है। संविदा कर्मियों के लिए हमारी सरकार ने कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स बनाए थे, आप उनको लागू क्यों नहीं कर रहे? आप उनको लागू क्यों नहीं कर रहे? इस बात का जवाब जरूर देना। क्या उनका शोषण ऐसे ही होता रहे? और इसी प्रकार से ठेका कर्मियों के भी। दूसरा एक बात मैं कहना चाहूंगा, इसी पूरे सदन ने, आपने सफाई कर्मचारियों की भर्ती की बात की, इसी पूरे सदन ने पक्ष विपक्ष सब लोगों ने ये कहा कि इसके अंदर प्रायोरिटी वाल्मीकि समाज को देनी चाहिए, सबने कहा। फिर आप क्यों नहीं दे रहे हो? पहले ही साल की घोषणा है आपकी, तो आप क्यों बार बार उसको आगे सरकाते जा रहे हैं? आप पूछते हो बार बार, नए नए नियम बना रहे हो, आप उनको कीजिए ना भर्ती। ये बात मैं कहना चाहूंगा। डूंगरी बांध का जो मामला है, कितना बड़ा मामला चल रहा है, क्षेत्र गांवों का विस्थापन होना है आपके इस पूरे बजट में। इसके लिए आपने कोई भी बात रखी क्या? रखा बजट में? कुछ नहीं रखा। आपने 4 लाख भर्तियों का वादा किया, इस बजट के अंदर एक भी नहीं की। तो या तो आपने रख ली अपने कि एप्रोप्रिएशन बिल जिस दिन आएगा उस दिन मैं ही घोषणा करूंगा, वित्त मंत्री क्यों करे?
यानी कि इस लड़ाई में भी इस बजट की जो है ना, मैं समझता हूं बहुत फजीयत हो रही है। यानी आधी घोषणाएं, मेन घोषणाएं आपने रखी हुई है, ऐसा मेरे को जानकारी मिली है। पूरा इतिहास याद है। ये आपके पास दो चीजें हैं, एक हमारे इतिहास की और दूसरी मैं कह दूंगा बस, तीसरी बात भी कभी करना, फिर अपन बात करेंगे। वो सब समझ रहे हो। मैंने पूछा था उस दिन भी पूछा था, मैंने उस दिन भी पूछा था, आज भी मेरे को बता दो कि आपकी सरकार आने के बाद में कितनी भर्तियों के विज्ञापन आपने जारी किए, उनके पेपर कराए, उनके इंटरव्यू कराए और उनकी ज्वाइनिंग कराई। ये जवाब तो दे दो। या जो पुरानी हमारे समय की चल रही है उनको नियुक्ति पत्र पकड़ाते रहोगे? कुछ खुद की भी तो बताओ। पाइपलाइन में बताते हैं। पाइपलाइन कौन सी पाइपलाइन है? ये पाइपलाइन ही नहीं आ रही। और वो भी मैंने बताई आपको। मैं कोई मना नहीं कर रहा, जो उस दिन आपने बताई थी ना वो भी हमारे टाइम की थी। अब आज वाली कौन सी है ये भी मैं तो कह रहा हूं, आप स्थिति स्पष्ट कर दो कि इन भर्तियों की शुरुआत हमने की है। आपने जिनका एडवर्टाइजिंग आपने जारी की है वहां से बता दो, मैं मान जाऊंगा। आपने वादा किया था कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर एनटीए की घोषणा आपने की। बताओ आप क्या किया आपने? और नीट की जो परीक्षा हुई उसमें जो गड़बड़ी हुई उसकी स्टडी कराई आपने? आपने आरपीएससी के अंदर 10 सदस्य बनाने की बात कही, आपने भर दिए क्या? आपके नेता तो आरपीएससी को भंग करने की बात करते थे, कर दी क्या आपने? नया स्ट्रक्चर लागू कर दिया क्या? यानी कि हकीकत यह है कि अब भी जो भर्तियां भी मान लो हो रही है ना, तो उस विभाग की पूरी नहीं हो रही है, उसमें कुछ पद खाली छोड़ के आप भर्तियां कर रहे हो। कंप्लीट ही करो ना सारी, टोटल उस डिपार्टमेंट एक तो कंप्लीट हो। इसी प्रकार से आपने जल जीवन मिशन का आपने वादा किया कि हम जो है 25 लाख घरों में 24-25 के अंदर नल लगाएंगे और 25-26 में 20 लाख घरों में आपने पानी उपलब्ध कराने की बात कही। लेकिन 2024 में 9,44,000 वो भी हमारे समय के चल रहे थे और 25-26 में केवल 2,25,000 ही आप कनेक्शन दे पाए हो। ये हकीकत है आपकी। और ये और बता देना, अभी जो आपने 14 लाख की घोषणा की बजट के अंदर, तो जिस दिन आप यहां बजट की घोषणा कर रहे थे ना 14 लाख की, उसी दिन जेजेएम का पोर्टल आपके कनेक्शन दिखा रहा था 13,49,000। यानी ऑनलाइन जो आंकड़े दिखा रहे हो उन्हीं में ही पूरा ही, यानी कि 1,000-2,000 ऊपर नीचे होते तो हम समझ जाते, यानी 13,51,000 होते जब भी हम मान लेते, पर ये तो 49 हैं, नीचे वाले में गिने जाएंगे सीधा ही। यानी ऐसी सफेद जो है यहां चल रही है। और एक चीज और पूछना चाहता हूं, आप कह रहे हो जेजेएम की समय सीमा 28 तक बढ़ा दी है, तो इस साल कितना पैसा मिला है आप लोगों को? इस साल जेजेएम में कितना पैसा मिला है राजस्थान को भारत सरकार से? कोई बता सकता है? कुछ तो पानी वाले मंत्री नहीं है, बताए कौन? यानी कि ऐसी हालत आप लोगों ने करा दी, जेजेएम घोटाला सारो सब कुछ कर लिया, लेकिन जनता को क्या मिला? 2.25 साल तो जांच में निकाल दी, फिर ये कनेक्शन कब कराओगे? जो बजट घोषणा है वो आपकी पूरी नहीं हो रही है, बात कहना चाहूंगा। आपने रिफाइनरी की यहां घोषणा की, आपने घोषणा की थी यहां से कि हम जो है अगस्त में इसका उद्घाटन करेंगे। तो अब कौन से अगस्त अगली की बोली थी, या तो आपने एक साल आगे की बोल दी होगी? मोदी जी टाइम नहीं दे रहे हैं। मोदी जी तो आ रहे हैं ना अध्यक्ष जी के यहाँ, अजमेर में आ रहे हैं, तो ऐसी घोषणा क्यों करो? आपने ईआरसीपी की, यहां मंत्री ने जवाब भी दे दिया ईआरसीपी पे
ईआरसीपी कौन सी योजना है? ईआरसीपी कौन सी योजना है? ईआरसीपी को पीकेसी, फिर अब रामजल सेतु, ये नाम इतने भी मत बदलो कि आपके मंत्रियों को याद नहीं रहे कि हमारी योजना का नाम क्या है और बजट में क्या दिया, ये भी बता देना ईआरसीपी को। आप मेरे यहाँ आए थे चुनाव के अंदर, रामगढ़ में उपचुनाव था, आप आए थे और आपने कहा ईआरसीपी का पानी आ रहा है रामगढ़ के अंदर, अलवर के अंदर। हमें भी बता देना अलवर वाली जो पाइपलाइन है कितने इंच बिछ चुकी है। मैं फुट या किलोमीटर की बात नहीं कर रहा, इंची में ही बता दो आपकी कितने इंच आपने बिछा दी इन 2.25 साल के अंदर, ये बात मैं पूछना चाहता हूं। आपने यमुना का भी बहुत बड़ा जो है ढोल पीटा है कि यमुना का भी समझौता हमने कर दिया है, यमुना का पानी भी हम लेके आ रहे हैं। मोदी भागीरथ तो पूरे में ही बन गए, अलवर वाले में भी भागीरथ बन के ही। पर अब आप ये बताओ कि वो मोदी जी ने कौन कौन से जिलों का नाम ले दिया जो इस योजना में नहीं आते, यानी उनका नाम भी मोदी जी बोल गए कि इस स्कीम में हम कर रहे हैं। ये स्थिति हो गई। और उसके लिए आपने कितना बजट इस बजट में रखा है यमुना के लिए, वो भी आप बता देना। वित्त मंत्री जी आप जवाब देंगे तो बताना कि यमुना जल के लिए आपने कितना पैसा इस बजट में रखा है, क्योंकि अभी रखोगे तो फिर वो इस साल काम शुरू हो गया तभी तो जनता को पानी मिल पाएगा। या ये भी जो है चुनाव से 3 महीने पहले की घोषणा वाला चक्कर है, ये मैं पूछना चाहता हूं। आपने राजस्थान के अंदर हमने कानून बनाया कि पेंशन जो है वो 15% बढ़ेगी। पहली साल आपने बढ़ा दिया, दूसरी साल आपने 15% की जगह 100 रुपए बढ़ाए और अब की बार तो वो 100 रुपए भी नहीं। क्यों नहीं बढ़ाए आपने? 15% पेंशन बढ़ाइए, कानून है, इस कानून के नियम बनाइए और समय पे भुगतान, ये भी उस कानून के अंदर है कि हर महीने पेंशन उस लाभार्थी को मिलनी चाहिए। तो ये आप ऐसी स्कीमों को भी लटका रहे हो आप। हमारा राज आने दो, 2000 रुपए पेंशन देंगे, या आपसे तो 1250 भी नहीं दी जा रही है, बात कहना चाहूंगा। आपने गिग वर्कर को लेकर आपने बात कह दी, गिग वर्कर को लेकर आपने घोषणा कर दी। आपने क्या किया आप बता दो? पूरा साल निकल गया, पूरा साल निकल गया और इस बजट में भी आपने गिग वर्कर के लिए क्या, यानी जिक्र ही नहीं है। और जो घोषणा की थी पिछली बार वो कितनों को दे दी वो भी बता देना आप। यानी ये घोषणाएं सिर्फ यहां मैच बजवाने के लिए, बेचारे मैच बजा बजा के परेशान हो गए, लेकिन मिलता कुछ है नहीं। ये इनकी मजबूरी है, छाले पड़ गए, मजबूरी है। हम बड़ाई भी करते हैं, फिर लास्ट में दबी जुबान से कहते भी हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला। अब यहाँ नहीं बोले तो वहां जनता पूछे कि वहां हमारी आवाज क्यों नहीं उठा रहे। यहाँ पूछते हैं तो मेरे को पता चला है आप बुला के भी पूछते हो कि तुम तो यार सरकार के खिलाफ बोल रहे हो, और एक आध हमारे वाले को बुला लेते हो कि भाई ज्यादा सरकार के खिलाफ मत बोलो, ऐसे चलेगा नहीं, ऐसा मत करो मुख्यमंत्री जी, हमको तो अपनी आवाज उठाने दो। आपने ये स्थिति है कि कई कर्मचारी संगठन जो है हड़ताल पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये बता देता हूं आपको। और आप उस दिन कह रहे थे कि हमारे यहाँ पे कहीं जो है कहीं कोई धरना प्रदर्शन नहीं चल रहा, कोई यहाँ बाहर निकलो, यहीं से बाहर। मैं हर बार उदाहरण देता हूं, यहीं से शुरू करता हूं। पिछली बार भी मैंने कहा विधायक, पत्रकार, इन सब से कहा आज इस विधानसभा से बाहर निकलो। यानी मेन रोड आपकी जाम है, वकील धरने पे बैठे हैं, 1.5 लाख से अधिक वकील हैं जो धरने पे बैठे हैं और आप उनकी नहीं सुन रहे। कमाल है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां आपके खिलाफ धरना नहीं चल रहा हो। ये अलग बात है, आजकल धरने की परमिशन देनी भी आप लोगों ने बंद कर रखी है, ये बताना चाहूंगा। आपने आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं का मानदेय, संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाने का वादा किया, आपने नहीं बढ़ाया। आपने कई जगह बाईपास और रिंग रोड की घोषणा की, आपने कोई पूरा नहीं हुआ। बता दो कहीं भी काम शुरू हुआ हो, कहीं भी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और अब की बार तो आपने कमाल ही कर दिया। ऐसा लगता है जैसे कि इन सब का आप पे कोई ज्यादा ही प्रेशर आ गया कि ये जो मिसिंग लिंक और ये जो सड़कें हैं ना, ये विधानसभा वाइज मत दो। कमाल है। यानी कि बजट आपका हजारों लाखों करोड़ का, और हमें उसमें से एक एमएलए को पूरे तो पिछली बार भी नहीं दिए, आपकी घोषणा के बावजूद भी पूरे नहीं मिले। किसी को मिले, किसी को नहीं मिले।
और हमारे 5, 7, 10 करोड़ में ही आपको इतना डर लगता है कि भाई इनको 10 करोड़ दे देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कमाल हो गया। और हमें नहीं, अब की बार तो आपको भी कितना ट्यूबवेल कितने दिए? 3, पिछले साल के 5 बाकी हैं, यानी 3। इतना तो करो कि ये एमएलए के कपड़े फटने से बच जाएं। 3 कहां लगाएंगे? यानी 3 बोरिंग, 6 हैंडपंप, कमाल ही कर दिए। यही तो डबल इंजन का कमाल है, यही। और भाई हद होगी, चापलूसी की भी हद ही है। यानी कि नमो नर्सरी, नमो वन, स्मृति वन। अरे भाई कुछ तो छोड़ो, जीते जी मूर्ति लगवा रहे हैं, स्टेडियमों के नाम चेंज करा रहे हैं। ये सारे बाद में तो हमने देखे, लेकिन पहले जो लग रहा है ये मामला, मैंने गांधी जी के 3 बंदरों वाली बात, कहावत मैंने पढ़ी थी। आपकी तरफ नहीं है 3, पूरी टोटल में बात कहना चाहूंगा। गांधी जी का जो मान सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, लेकिन आपको उनसे कुंठा है, कहीं ना कहीं आपके मन में है गांधी जी के प्रति जो विचार है। और आपने उनके नाम पे योजना जो है जी राम जी लेके आ गए, महात्मा गांधी जी का नाम हटा दिया। गांधी जी तो जब उनके प्राण निकले उस समय भी उनके मुख से जो अंतिम शब्द निकला था वो हे राम था। तो आपने गांधी जी का नाम बदल दिया। और गांधी जी के 3 बंदर थे कि बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। अब वो 3 बंदरों का काम कौन कर रहा है वो मैं बताना चाहूंगा। कि जो आंख बंद कर लिए आपकी सरकार में, वो कानून बन गया, उसको सच्चाई नहीं दिखती। कभी अरावली के अस्तित्व को मिटाने के फैसले लिए जाते हैं, तो कभी किसान विरोधी कानून लेके आए जाते हैं। ये बात कहना चाहूं, जो कान बंद करके बैठा है वो सरकार बन गए। जनता की तकलीफ उनको सुनाई नहीं देती, और जिन्होंने मुंह बंद करके रखा था वो स्थिति आपने संवैधानिक संस्थाओं की कर दी कि वो सिर्फ सरकार के पक्ष में ही बोलें। ये बात मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा। आपने जुलाई 24 में जब संशोधित बजट पेश किया तो आपने नए जिलों के बुनियादी ढांचे के लिए 1000 करोड़ की घोषणा की। फिर 12 मार्च 2025 को बजट चर्चा के दौरान पुनः फिर ऐसी आपने घोषणा की, मुख्यमंत्री जी ने। अब पुनः फिर 3000 करोड़ रुपए की फिर जो है आपने घोषणा कर दी है। अब नए जिलों में मिनी सचिवालय के लिए घोषित कर दिया आपने 3000 करोड़ रुपए। तो 2 साल में कितने मिनी सचिवालय बने ये भी जरा बता दो, एक आध बताएंगे जरूर? बहुत बढ़िया। आपने जो ये बजट घोषणा के बाद के बताना, जो हम बना रहे थे वो मत गिनाना। हाँ, तो आप ये बता दो जो 1000 इलेक्ट्रिक बसों की घोषणा की थी वो कहां कहां चल रही है, कौन से रूट पे, वो इनसे पूछो। आप बहुत जोर के वो कह रहे हैं, वो इनसे पूछो। यानी कि सिर्फ घोषणा करनी है, टेबलें बजवानी है, यही काम रह गया। और औरों की तो बात छोड़िए, भरतपुर के जो हालात हैं, वो सिटी बस सेवा भरतपुर में आपने कहा शुरू नहीं हुई। वो गृह राज्य मंत्री जी चले गए, वो भी भरतपुर से आते, हाँ गए। ऐसे समय में साथ छोड़ देते हैं जब कठिन समय होता है। आपने भरतपुर शहरी पेयजल योजना की घोषणा की, आपकी शुरू नहीं हो पाई। आपने रूपवास और वेर में नए औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा की, कोई निर्माण नहीं हुआ। आपने भरतपुर संभाग में प्रस्तावित पैरा स्पोर्ट्स स्पेशल कॉम्प्लेक्स की घोषणा की, काम शुरू नहीं हुआ। आपने जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर 0 एक्सीडेंट जोन और ब्लैक स्पॉट्स का सुधार कार्य की बात करी, नहीं हुआ। आपने 11 फरवरी को भरतपुर के भुसावर बाईपास की घोषणा की, जिसकी सैंक्शन कांग्रेस सरकार में निकल गई थी,
और वो सारे काम जो रोके हुए हैं ना, जो आपका एक ऑर्डर निकला था दिसंबर में, उस ऑर्डर की वजह से सारे काम आप लोगों ने रोक रखे हैं। वो मैंने पिछली बार भी बता दिया था, ये नहीं कहना चाहूँगा। यानी कि ये स्थिति आपके यहाँ की घोषणाओं की है, तो बाकी की स्थिति तो क्या होगी। आपने कहा कि हर जिले में डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर लगाएंगे, लग गए होंगे। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, तलवाड़ा हवाई पट्टी के विकास की पुरानी घोषणा पूरी नहीं हुई और अब की बार आपने फ्लाइंग जो है स्कूल की घोषणा कर दी। बेनेश्वर, संगम, आबूदरा घाटों के निर्माण की घोषणाएं पुरानी थी, अभी आपकी अधूरी है। बांसवाड़ा सलमपुर रोड सड़क के चौड़ाईकरण के लिए 744 करोड़ रुपए की घोषणा आपने की, लेकिन धरातल पर अभी डीपीआर का काम भी पूरा नहीं हुआ है। ये तो एक छोटी सी लिस्ट मैंने बताई है, नहीं मैं पूरी बताने लगूंगा ना तो फिर आपका जो सारी बातें रह जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि लास्ट टाइम वित्त मंत्री जी ने एक कविता सुनाई थी, मझधार में पतवार की पता नहीं क्या ऐसी स्थिति बताई थी। उसके लिए मैं 4 लाइनें कहना चाहूँगा कि मझधार तो अब बनी है जब से, कि मझधार तो अब बनी है जब से पतवार तुम्हारे हाथों आई है, वरना हमारे दौर में तो लहरें भी रास्ता नहीं रोक पाती थी। ये बात मैं कहना चाहूँगा। और आखिर में यही कहना चाहूँगा कि सदन के अंदर हम सब लोग जनता के विश्वास पे यहाँ पे आए हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जनता के लिए वो निर्णय करें जिससे कि जनता का विकास हो। हम वो वादे करें जिनको हम पूरा कर पाए, वो वादे नहीं करने चाहिए जो हम पूरे नहीं कर पाए, नहीं तो फिर जनता हम पे विश्वास करना बंद कर देगी। और इस बजट के अंदर जो स्थिति है ना, अब कुछ भी कह लो, इतना मेरे पास सामान है कि पूरे दिन तक बोल सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये जुमलों की बारिश, ये दिखावे का मकड़जाल, यही सब है। लेना देना कुछ इस बजट के अंदर नहीं है। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। वित्त मंत्री माननीय दिया कुमारी जी।